हेलो हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या? अभी कंफर्म करिए, आवाज आ रही है क्या बेटा? साउंड प्रॉब्लम आ गई जी। ओके 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 ओके। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आप लोगों ने जो प्रीवियस डीपीपी दिया गया था वो सॉल्व किया है या नहीं किया है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये बताइए कल का सेशन कैसा था? कल के सेशन में कौन कौन था? कल यूट्यूब पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेशन हुआ था, बढ़िया मैम। हाँ बिल्कुल, अच्छी हूँ मैं एकदम। मैं बीमार नहीं पड़ सकती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे क्या करना है मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। टाइम से आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करना है सारा का सारा। अच्छा, कल यूट्यूब पे एक एडवांस सेशन हुआ था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आशीष गुड मॉर्निंग। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, क्लास पे आ जाते हैं, है ना। बिमलेश, अच्छा आप नहीं थे, कोई बात नहीं बेटा, देख लीजिए, है ना। आप लोगों की क्लास में मैं अनाउंस करना भूल गई थी कि आप लोगों का जो है यूट्यूब पे सेशन है। नेक्स्ट क्लास में मैंने अनाउंस किया था। गुड, पिंटू कुमार, ओके। बादल गुड मॉर्निंग। बेटा मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आप लोगों ने सुना है मैनपुरी का नाम? अखिलेश यादव को जानते हैं आप? सैफई से हैं वो, है ना। उसी के आगे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, हाँ यूपी। यूपी में ही पड़ता है। चंदन, हाँ चंदन कुमार, ओके। ओके, आपने सैफई से किया है, हाँ बहुत ठीक डिस्ट्रिक्ट है वो। चलिए ठीक है, आ जाते हैं बेटा आप क्लास पे। समय हो गया है, 5 मिनट आप लोगों से बातचीत हो गई है। क्लास की बात करेंगे आज। एक बार अगर रिकॉल करवा दें आपको, तो बहुत ही बेसिक चीजें हमने पढ़ाई थी। बायोलॉजी, बायोलॉजी को 2 ब्रांचेज में डिवाइड किया था अरस्तु साहब ने। बहुत ही महान वैज्ञानिक थे वो, पूरी साइंस में इंटरेस्टेड थे, है ना। फादर ऑफ साइंस अगर हम बात करें, विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही थे कंबाइंडली, ठीक है। उन्होंने क्या किया था बेटा, समस्त सजीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला आपका पादप था और दूसरा आपका क्या था, एनिमल था, ठीक है। पहला आपका पादप था, दूसरा आपका जंतु था, यानी कि प्लांट एंड एनिमल। फिर उन्होंने जब इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद उन्होंने पादपों के लिए एक ब्रांच बनाई जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसको बॉटनी बोला, वनस्पति विज्ञान। और जंतुओं का अध्ययन जिस शाखा के अंदर कर रहे थे उसको हमने क्या बोला था, जंतु विज्ञान, यानी कि जूलॉजी, ठीक है। अरस्तु ने पौधों पे बहुत ज्यादा विस्तृत अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने पौधों को उनकी आकारिकी के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स जिसमें बेटा आपकी जड़ी बूटियां आती हैं, श्रब्स जिसमें आपकी झाड़ियां आती हैं, और ट्रीज जिसमें आपके पेड़ आते हैं, बड़े पेड़। अक्षांश गुप्ता। हाँ बेटा, ये एडल्ट एज की प्रॉब्लम्स होती है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जय दीक्षित, चरणजीत। चरणजीत बेटा, रिप्लाई तो करती हूँ मैं, जितना पॉसिबल हो पाता है, जहां तक मैं देख पाती हूँ वहां तक क्या है, मैं रिप्लाई कर देती हूँ, है ना, चीजों का। चलिए आ जाती हूँ वापस से। तो इस तरह से हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि बॉटनी पे यानी कि बॉटनी के बारे में जिसने डिटेल्ड स्टडी की थी, विस्तृत अध्ययन पौधों पे जिसने किया था, वो हमारे एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो इस करके फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक हमारे कौन हो गए थे, थियोफ्रेस्टस हो गए थे। और अगेन जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हो गए थे, अरस्तु हो गए थे।
नेक्स्ट हमने देखा था कि इन लोगों ने ये तो बताया था कि बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि ये सजीव बने कैसे हैं, इनकी बेसिक यूनिट क्या है, इनकी मूलभूत इकाई क्या है। ये बात बेटा हमें किसने बताई थी, रॉबर्ट हुक ने बताई थी। उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था और बताया था कि जो समस्त सजीव हैं जिनकी हम बात करते आ रहे हैं, जिनकी अरस्तु और थियोफ्रेस्टस बात कर रहे थे, वो समस्त सजीव सारे के सारे लिविंग बींग्स जो है वो किससे बने हुए हैं, एक बेसिक यूनिट कोशिका के बने हुए हैं, एक मूलभूत इकाई कोशिका के बने हुए हैं। ठीक है, उन्होंने लेकिन जो सेल डिस्कवर की थी बेटा वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी, क्योंकि उन्होंने वो सेल प्लांट की बार्क से डिस्कवर की थी, प्लांट की जो छाल होती है उससे डिस्कवर की थी। और आपको पता होना चाहिए प्लांट की जो छाल होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। ठीक है, उसमें डेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, जिसमें से एक टिश्यू होता है स्क्लेरेन काइमेटस, जो कि कैसा होता है, डेड होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैसे बनी थी मैम, मानव में? हाँ बेटा, ये मानव में जो आप कलर की बात कर रहे हैं ना, मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये कलर आता है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, हार्मोनल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चैप्टर के रिगार्डिंग पूछिए, सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जाएंगी, है ना। चलिए अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं, वरना हमारा क्या है, समय पे सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। चैप्टर के साथ साथ जो भी डाउट्स होंगे सब क्लियर करते चलेंगे। सीरियसली चलिए आ जाते हैं एक बार वापस से। तो हमने बेटा क्या देखा था, फिर उसके बाद हमने देखा था लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और उन्होंने ये सेल जो डिस्कवर की थी वो बैक्टीरिया से की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेल के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट पढ़े थे, जिसमें हमने स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल के बारे में जाना था। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये हमने देखा था। उसके बाद हम उस चीज पे आ गए थे कि आखिर रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिसको हम कोशिका बोल रहे हैं, वो है क्या, उसके कंपोनेंट क्या है, उसके घटक क्या है, वो कैसे बनी है। तो हमने देखा था कि बेटा जो कोशिका है उसके अंदर 2 घटक थे, एक तो आपका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य था, दूसरा आपका क्या था, केंद्रक था। और उसके बाहर हमने क्या देखा था, 2 आवरण थे, एक आपका सेल मेम्ब्रेन था और दूसरा आपका क्या था, सेल वॉल था। ठीक है, कोशिका द्रव्य में हमने देखा था बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, एक एक करके कवरिंग्स के बारे में हमने कवर कर लिया था। यहाँ पे जो सेल वॉल लिखा गया है, यहाँ पे आप कवरिंग्स लिख सकते हैं। ठीक है, कवरिंग्स में आपके क्या आ गए थे, सेल वॉल आ गए थे और दूसरा क्या आ गया था, सेल मेम्ब्रेन। कवरिंग्स हमने आपके प्रीवियस चैप्टर में कवर किए थे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन जो कि कोशिका के जस्ट बाहर वाली लेयर होती है, ये बेटा परमेबल होती है, पारगम्य होती है। मतलब सेल को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है काम करने के लिए। तो वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन इस जो आपकी सेल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, इससे इजीली क्या होते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं, पारगम्य होती है ये झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। कैसे होती है ये सेल मेम्ब्रेन, पारगम्य होती है, परमेबल होती है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर और आपके जो भी गैसियस एक्सचेंज है उन सब के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था इसकी थिकनेस क्या थी बेटा, जो मेम्ब्रेन जो सेल को कवर कर रही थी, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी थी, 75 एंगस्ट्रॉम थी। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसे बनी है, आपको बता दें कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, सेल मेम्ब्रेन आपको सभी लिविंग बीइंग्स में मिल जाएगी। कोशिका झिल्ली जो है ये परत, जितने भी लिविंग बीइंग हैं सभी की कोशिका के बाहर ये परत आपको देखने को मिलेगी। जबकि अगर आप सेल वॉल की बात करेंगे तो बहुत सारे लिविंग बीइंग्स हैं जिनमें क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, जैसे कि एनिमल्स। ठीक है, कुछ बेटा आपके प्रोटिस्ट भी होते हैं जिनमें क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल सभी सजीवों में नहीं होती है, लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये सभी सजीवों में होती है।
और सभी सजीवों में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके घटक, उसके कंपोनेंट एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। सभी सजीवों में ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। चलिए ठीक है, इसीलिए क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, बैक्टीरिया की सेल वॉल का मेन घटक, मेन जो कंपोनेंट था, मुख्य घटक था, वो क्या था, पेप्टाइडोग्लाइकन था। ठीक है, एल्गी में क्या था, सेलुलोज था, हेमीसेलुलोज था, पेक्टोज था, एंड आपके क्या थे, खनिज पदार्थ यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लांट में हमने देखा था तो सेलुलोज था, फंगस में हमने देखा था तो काइटिन था, और एनिमल में क्या था, एनिमल की सेल वॉल का घटक क्या था, जल्दी से रिप्लाई करिए। एनिमल की, हाँ बागेश्वर वाला जी महाराज की जय। ओके, चलिए जल्दी आप लोग रिप्लाई करिए, हम आगे तब तक। नो अपसेंट, गुड गुड। क्या नाम है बेटा, सलोनी भारती, हाँ एंजल, अरे सभी बच्चों को याद है क्या? चलिए आ जाते हैं। ठीक है, सेल एनिमल में क्या था, सेल वॉल अपसेंट था। अब बेटा डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है सेल वॉल के, तो हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे। प्लांट की सेल वॉल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। प्लांट की जो, अच्छा सेल वॉल जो होती है वो टफ होती है, ठीक है, अपारगम्य होती है, मतलब उससे कोई भी न्यूट्रिशन या कोई भी गैस डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकती है। इसीलिए उसमें क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, वो इस तरह से होती है, वो कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं होती। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो आप देखेंगे हेक्सागोनल कैसे बनेगा। ठीक है, आई विल ट्राई, है ना, इस तरह से। और ये आप देख पा रहे हैं जो बीच बीच में आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, छेद दिख रहे हैं, ये किस लिए है, न्यूट्रिएंट एंड गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये लेयर क्या होती है, हार्ड और टफ होती है। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट न्यूट्रिशन या गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, इस तरह से छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से गैस और जो आपके पोषक तत्व हैं वो अंदर सेल के अंदर जाते हैं। लेकिन इसके अंदर वाली जो लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, वो ऐसे कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, ये आपको प्लांट सेल का डायग्राम, प्लांट की सेल वॉल का डायग्राम दिखाया गया है, बेंजीन है। गुड। अच्छा आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं, यस मैम यू कैन डू। चलिए आ जाते हैं एक बार वापस। ठीक है, तो आप देखेंगे सेल वॉल कुछ इस तरह की होती है। सारी सेल वॉल की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बताना जरूरी भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए कि आपके लिए, और आपसे मुझे लगता है सेल वॉल के डायग्राम से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि वो सभी में एक जैसा होता है। ठीक है, तो उसके डायग्राम पे हम क्या है, डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं, आपको पूरा डायग्राम दिखाया गया था, बाकी चीजें भी बताई गई थी। सिंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में सबसे पहले बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के माध्यम से, जो कि 1972 में दिया गया था। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारी कवरिंग्स की बात हो गई थी। कवरिंग्स के बाद जब हम सेल देख रहे थे इस तरह से, ये दो क्या थी, आपकी कवरिंग्स थी, इसके अंदर ये फ्लूइड था, फ्लूइड में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल थे और बीच में क्या था, न्यूक्लियस था। कंबाइंडली हम इस फ्लूइड और न्यूक्लियस यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म था, कोशिका द्रव्य था, प्लस इस केंद्रक को एक साथ मिला के हम क्या बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बोल रहे थे। ठीक है, सॉरी, ये वापस कहां से आएगा, व्हाट द हेल, एक मिनट रुकिएगा बेटा। प्रताप कुमार यादव, हाँ देखती हूँ अभी। सर
थैंक यू। अभी आप जा सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। मैं ठीक ठीक ठीक। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा, आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म पे, ठीक है। हाँ चलिए आ जाते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य की बात कर रहे थे, जो कि कोशिका के अंदर का कोशिका के अंदर के जो दो घटक थे, पहला हमारा क्या था, साइटोप्लाज्म था, कोशिका द्रव्य था, और दूसरा हमारा क्या था, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जीव द्रव्य की बात कर लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव्य। अच्छा, नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं आपको, देखिए। हाँ बेटा, इसको आप सौरभ रावत, ये चीज आप दिमाग पे मत लीजिए ना। ये एक्चुअली ये था कि मैं ऑफलाइन क्लास लेती थी, है ना, तो वहां से ये थोड़ा हैबिचुअल हो गया है बेटा बोलने वाला। इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस। कोई बात नहीं बेटा, है ना। ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमें पढ़ना है। अभी हम प्रोटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा सकता है, जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे जीव द्रव्य के रिगार्डिंग। जीव द्रव्य जो होता है वाटरी फ्लूइड होता है, जेली लाइक। ठीक है, तो बेटा जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य 1835 में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, जीव द्रव्य को 1835 में, ऐसे लिखिए, जीव द्रव्य की खोज 1835 में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बेटा? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इन्होंने इसे क्या नाम दिया था? सारकोड नाम दिया था। जब इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी तो इन्होंने इसे क्या है, जीव द्रव्य नहीं बोला था, इन्होंने क्या बोला था बेटा, सारकोड बोला था। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की। अच्छा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, आप लोग अपने नोट्स अच्छे बनाइएगा। तथा इसे सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? सारकोड नाम दिया, सारकोड नाम दिया। ठीक है, अगला अगर आप देखेंगे तो 1839 में पुरकिंजे ने, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या दिया बेटा? जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैज्ञानिक ने इसे जीव द्रव्य नाम दिया। देखिए, आप पी वाई क्यू की एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए कैसा है। राइटिंग से मतलब नहीं है मैम, हाँ बिल्कुल गौरव, राइटिंग, अगर राइटिंग से मतलब है तो आप अपना नोट्स अच्छा लिखिए, है ना, मेरा तो बस आपको समझ आना चाहिए। सचिन कुमार जी बताइए।
चलिए आ जाते हैं एक बार वापस। अगला पॉइंट अगर आप हम देखेंगे बेटा, ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की, है ना, या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सारकोड की खोज किसने की, क्योंकि इन्होंने जब डुजार्डिन ने जब जीव द्रव्य को खोजा था तो इन्होंने क्या नाम दिया था, सारकोड नाम दिया था। और बाद में हमारे एक वैज्ञानिक आए थे पुरकिंजे, जिन्होंने 1800 कितना है ये 39 1839 में जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है। अच्छा, जब छोटे थे एक बार हमारे चाचू बैठे हुए थे, वो डॉक्टर हैं, तो वो मुझे बुलाए कि यहाँ आओ। मैंने कहा हाँ बताओ। 89, मतलब वो तीन संख्याएं कौन सी होती हैं, 89, 79 और 80। हाँ, 89, 79 और 80 में कौन सी संख्या बड़ी है? डीपीपी बेटा, हाँ डीपीपी आज आपको मिलेगा, डोंट वरी। अभी तक जो पिछला डीपीपी दिया गया था ना, वहां तक हम कवर कर रहे थे, इसलिए आपको नहीं दिया था। आज हम ऑर्गेनिल्स पढ़ाएंगे तो आपको डीपीपी देंगे। अच्छा, बच्चे वहां अटक गए। अगला अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के कौन से दो घटक हैं, तो आप क्या बताएंगे बेटा, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, तथा केंद्रक है ना, न्यूक्लियस, तथा केंद्रक जीव द्रव्य के घटक हैं। ये क्या है बेटा, जीव द्रव्य के घटक हैं, जीव द्रव्य के घटक हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या है प्रोटोप्लाज्म के रिगार्डिंग ये जो पॉइंट, डीपीपी नहीं मिलती है मैम बेटा, एक पहली डीपीपी आपको पहुंच गई होगी। इंग्लिश में लिखिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूं इसको इंग्लिश में? नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, पूरा का पूरा नेक्स्ट स्लाइड पे कर दूं। एमआर, चलिए ठीक है। प्रोटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं, कुछ बच्चों की डिमांड है। अरे हाँ, ये तो कंप्लेन भी गई थी ऑफिस में कि मैम इंग्लिश में नहीं लिखती हैं। चलिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ओ सिट, प्रोटोप्लाज्म discovered by Dujardin in 1835। कल मैं शायद इसी बैच में या किसी बैच में ये बताना भूल गई थी, सन एंड गिव द नेम सारकोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रोटोप्लाज्म नेम गिवन बाय, किसने दिया था बेटा ये, पुरकिंजे। इन 1839। अगला सेंटेंस हमारा क्या था, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये गेम खेल रहा है मेरे साथ। आर द कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, अभी देख रही हूं आप लोगों के कमेंट। चलिए
आ जाते हैं वापस। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की। चलिए आगे अगर आप देखेंगे, अभी आप एक बार वापस आइएगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, दैट इज सेल, ठीक है। हमने क्या देखा था, कोशिका। कोशिका के बाहर हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन थी। नेक्स्ट हमारा क्या था, सेल वॉल था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन थी और उसके बाहर हमने क्या देखा था, सेल वॉल थी। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जब हम गए तो हमने क्या देखा, ये जो फ्लूइड है जिसको हम क्या बोल रहे थे, साइटोप्लाज्म बोल रहे थे। सेंटर में क्या था, एक स्ट्रक्चर थी जिसको हम डार्क स्ट्रक्चर थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियस बोल रहे थे। और कंबाइंडली इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे थे, जिसके बारे में पीछे हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे थे, ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पड़े हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग बोलते हैं। एक एक करके हम सभी कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पूरा का पूरा हम सेल का डिवीजन करेंगे, लाइक प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। एग्जाम होने की संभावना, हाँ बेटा, मनोज कुमार बार बार ये कमेंट आ रहा है, डीपीपी आपको मिलेगा। जो डीपीपी मिला है ना, वो एक्चुअली टॉपिक कवर नहीं हो पाया था, इवेंट्स था और क्लास स्टार्ट हुई थी, तो अभी टॉपिक कवर हुआ है तो आपको डीपीपी मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको बाइलिंगुअल दिखेगा, है ना। आपको क्या दिखेगा, फ्रेंड बोलो। चलो आ जाओ, ठीक है। सबसे पहला बेटा जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिकाएं बोलते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल हमको कहां पे मिल रहे थे, कोशिका के अंदर। जो कोशिका द्रव्य था, जो फ्लूइड था, इस फ्लूइड में क्या है, ऑर्गेनेल है, कुछ कोशिकांग है। अच्छा, इन कोशिकांग की क्या आवश्यकता पड़ी। अगर आप बैक्टीरिया देखेंगे तो बैक्टीरिया क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है। हम लोगों में क्या है, हम लोग तो मल्टी सेलुलर है ना, बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर ऊतक बना है, ऊतक ने अंग और अंगतंत्र बनाया है। तो पूरे के पूरे जो अंगतंत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, मतलब जो आपका पाचन तंत्र है वो क्या कर रहा है, आपके भोजन को पचा रहा है, ठीक है। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि नोज है नेजल चैम्बर है, आपके लंग्स है, ट्रैकिया है। तो इस तरह से अगर आप बैक्टीरिया देखेंगे तो बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक सिंगल सेल होती है। तो कैसे वो एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम लोगों की कोशिका के अंदर भी कोशिकांग है, ठीक है। हम जो सांस लेते हैं, हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, आइए अभी बताते हैं हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है और कैसे मिलती है। हाँ बेटा, एनटीपीसी में चल रहा है। चलिए आ जाते हैं। हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनेल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिकाएं। इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करेंगे तो बेटा इसकी खोज किसने की है, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की है। और ये कब की थी, 1857, ठीक है। कोलिकर ने 1857 में सबसे पहले ये बताया था। इन्होंने बस इतना डिस्कवर किया था कि कोशिका के अंदर कोई ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इन्होंने देखा है कि ये सेल है, ये सरवाइव कैसे कर रही है, ये काम कैसे कर रही है, काम करने के लिए इसके पास ऊर्जा कहां से आ रही है। तो इन्होंने जो सेल पे स्टडी किया, इन्होंने क्या देखा बेटा कि कोशिका के अंदर एक छोटा सा कोशिकांग है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इन्होंने इसे कोई नाम नहीं दिया था, इन्होंने बस इतना बताया था 1857 में। कोलिकर ने 1857 में सिर्फ इतनी बात कही थी कि कोशिका के अंदर कुछ है, कोई कोशिकांग है जो क्या करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था बेटा इसको सी बेंडा के द्वारा। हमारे एक वैज्ञानिक थे सी बेंडा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, डिस्कवरी पे भी आते हैं, पीवाईक्यू उठा के देखिए, डिस्कवरी पे भी आते हैं, नेमिंग पे भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा 1898 में
एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, उन्होंने बताया कि कोलिकर जिस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे थे, जिस सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात कर रहे थे, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 1898 में क्या किया था, इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। आगे अगर आप देखेंगे, जैसा कि हम क्या देख रहे थे कि कोई भी कोशिका है, हमने देखा था सबसे पहली सेल जो थी वो बैक्टीरिया थी। कहां बनी थी, पानी में बनी थी। वो क्षतिग्रस्त ना हो, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय ना हो, उससे बचने के लिए सेल के ऊपर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे बेटा, तो आप क्या देख रहे थे कि ये फ्लूइड है। ये कैसा फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड है। इसके अंदर कोशिकांग पड़े हुए हैं। अब ये कोशिकांग इस फ्लूइड की वजह से डैमेज ना हो, इसलिए इनके ऊपर भी क्या है, कवरिंग बना दी गई। इसमें जो ऑर्गेनेल जो कोशिकांग पड़े हैं, इनके ऊपर क्या है बेटा, परत बना दी गई। बहुत सारे आपके ऐसे कोशिकांग हैं जिनके ऊपर डबल परत है। बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं जिनके ऊपर क्या है, एक सिंगल एकल झिल्ली है, एक परत है। और एक आपका सिंगल ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर कोई भी परत, कोई भी झिल्ली नहीं होती है। और ये आपका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर कौन सा वो कोशिकांग है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, अनावरणीय होता है, जिसके ऊपर कोई भी परत नहीं होती है, दैट इज राइबोसोम, है ना। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। हाँ, अल्टमान ने भी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपकी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। मतलब क्या बोला गया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो झिल्ली की बनी हुई है। ठीक है, पहली झिल्ली तो जो इसे कवर कर रही है, दूसरी झिल्ली क्या होती है, आगे बताते हैं आपको थोड़ा डायग्राम अच्छे से, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आगे अगर आप चलेंगे तो यहां पे लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन में सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है आप देखेंगे, जो इनर लेयर होती है वो इनफोल्डिंग बनाती है, फोल्ड हो जाती है। ठीक है, क्या लिखना है जीतू वर्मा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको अभी जब सेल ऑर्गेनल पढ़ाएंगे जो आप पूछ रहे हैं ना, नॉन मेम्ब्रेनस वाला ना, राइबोसोम जब पढ़ाएंगे तो वहां पे मेंशन होगा, वो उससे रिलेटेड है, वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, श्वसन में हेल्प करता है, यानी कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है, फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। आप देखेंगे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, उसमें एनर्जी का जनरेशन कैसे होता है, ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है ना, ये चीज आप देखेंगे। तो आप क्या देखेंगे, मान लीजिए आपने खाना खाया, आपको यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों रिलेट करने पड़ेंगे। बेटा आपने खाना खाया, सपोज करिए आप खाना में बहुत सारी चीजें लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। हम एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद अपनी सबसे छोटी इकाई में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। डाइजेशन में यही होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। ठीक है, हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे तो उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोनोसैकेराइड होगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। अगर उनका ब्रेक डाउन करेंगे तो उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, मोनोसैकेराइड। जैसे सपोज करिए कार्बोहाइड्रेट में हमने कुछ भी ले लिया है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लिया, अगर हम उसका ब्रेक डाउन करेंगे तो वो सबसे छोटी यूनिट में ब्रेक डाउन होगा उसका। सपोज करिए लैक्टोज लिया है या सुक्रोज लिया है। ठीक है, सुक्रोज तो डाइसैकेराइड है। मान लीजिए हमने शर्करा ली है, शर्करा लेने के बाद उसका ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, तो ये सबसे छोटी यूनिट जो है ये ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके ये कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। देन कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है वो इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। ये पोषण जो आप ले रहे हैं इसका क्या है, जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो जाती हैं वो एक्सक्रीटरी वेस्ट के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, और जो चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी यूनिट में टूट जाते हैं, उनको रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है वो इसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज करिए आपने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गया,
ठीक है, ब्लड में गया, ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कोशिकाओं तक, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा, कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचा, कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, वहां तक क्या है, ऑक्सीजन पहुंचा। वो इसका सदुपयोग कैसे करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचा, हमने सांस ली, सांस के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचा। नेम क्लास कट हो रहा है, सेम कमेंट आ रहे हैं, कट हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आप मेरे क्वेश्चन को जानबूझ के, ताजिया क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? ताजिया आप क्वेश्चन लिखिए, साजिया क्वेश्चन लिखिए अपना, ठीक है। देख नहीं पाया होगा बेटा, इग्नोरेंस वाली बात नहीं है, आ जाइए। हम आप लोगों को इग्नोर क्यों करेंगे, आप लोगों को सिखाने आए हैं, आप लोगों को इग्नोर करने का क्या मतलब है बेटा? आपने फीस दी है यहाँ पे सीखने के लिए, है ना, आपने चार्ज दिया है तो सिखाना पड़ेगा मुझे आपको। चलिए साजिया बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती हैं तो नहीं देख पाती हूँ। चलिए आ जाइएगा, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ पहुंची है, सेल के अंदर पहुंची है। हमने खाना खाया है तो मोनोसैकेराइड यूनिट कहाँ पहुंची है, कोशिका के अंदर पहुंची है। अब कैसे यहाँ पे एनर्जी का जनरेशन होगा ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने खाना खाया है तो खाने की जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो हमारी क्या होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? किसी भी क्लास की डीपीपी नहीं मिली आपको? चलिए ठीक है, आज मैं बोलती हूँ, वैसे आपको एक डीपीपी पहुंचाया गया है। प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो उसका। विजय, क्या नाम है, विभवजीत, ताजिया का क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं दिखा। C6H12O6, चलिए सभी बच्चे बता रहे हैं। देखिए तो यहां से क्या होगा बेटा, ये हमारी कोशिका तक पहुंचेगा, ठीक है। ग्लूकोज का क्या है, हमारी कोशिका के अंदर कोशिकांग तक पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया तक, प्लस हमने सांस ली तो ऑक्सीजन भी पहुंचा। अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे बेटा, CO2 प्लस वाटर, रिएक्शन बैलेंस करिएगा आप लोग, और प्लस साथ में यहां पे क्या बनेगा बेटा, ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एटीपी की फुल फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है हमारा, हमको यहां से एनर्जी रिलीज होगी, किस फॉर्म में होगी एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एनर्जी का जनरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम जो खाना लेते हैं, जो सांस लेते हैं, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है ये देख लीजिए, वो सारी की सारी चीजें कहां जाती हैं, कोशिका के अंदर जाती हैं। हाँ गुड बेटा, पीडीएफ डीपीपी के बारे में आज हम बोल देंगे। क्रेब्स साइकिल आप प्लांट रेस्पिरेशन जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे, या फिर जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे आपको क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ा देंगे, है ना। हाँ हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है, आपको बिल्कुल बताएंगे। चलिए आगे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है एटीपी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं। मतलब जो एनर्जी हमें मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी एक कंपाउंड है जो क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, 3D डायग्राम है ये। हम देख लेते हैं कि ये क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है, इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है। और अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या बना देती है बेटा, इस तरह से फोल्ड बना लेती है। अब इसको अंदर वाली लेयर को ये फोल्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या कर सके, अपने अंदर कंटेन कर सके, ठीक है। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा, अभी मान लीजिए इस तरह से इनफोल्ड है, कोई भी चीज है, आप इसको इस तरह से अगर कर देंगे, है ना, तो ये कम जगह में आ गई। आप इसको खोलेंगे तो ये क्या है, बहुत सारी जगह में आएगी, ठीक है, इस तरह से।
तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये इस तरह से इनफोल्डिंग बना लेती है, घुमावदार संरचना बना लेती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन यानी कि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को कंटेन कर सके और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन कर सके। मैं भी ओके, आप भी मैनपुरी से हैं सचिन कुमार। स्प्रिंग जैसा, हाँ हाँ, कुछ लाइक स्प्रिंग है ना। ये क्या करता है, अंदर वाली जो लेयर है वो इस तरह से फोल्डिंग बना लेती है, और ये जब अंदर वाली लेयर फोल्ड बना लेती है तो इस अंदर वाली फोल्डिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सब्सटेंस पड़े रहते हैं, होमोजीनस सब्सटेंस, एक जैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, आपको एक चीज बता दें, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के पास क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। हर एक सेल में, हर एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, हर एक न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। अब तभी आपने देखा है ना, जो वो डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें कोई भी सेल ले ली जाती है, कोई भी एक सेल ले ली जाती है, क्योंकि हर एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और हर एक न्यूक्लियस के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अलावा आपकी बॉडी में एक ऐसा सेल ऑर्गेनल और है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट में अगर आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट दूसरा ऐसा ऑर्गेनल है। हाँ, डायग्राम बना सकते हैं, ये तो बहुत आसान, ये तो अपने 10th 12th में भी बनाया होगा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। मेरे तो बोर्ड में आया था माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट में आप देखेंगे तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक जिसको बोलते हैं, इन दोनों के पास क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अलावा, है ना। न्यूक्लियस में तो होता ही होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, जिनके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। नहीं, हर सेल में अलग अलग डीएनए कैसे होगा भाई, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सभी में सेम टाइप ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, सभी में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ डीएनए होता है। चलिए आ जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है बेटा, अपना खुद का डीएनए होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोल रहे हैं। प्लस यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम पार्टिकल भी पड़े रहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चले, यहां पे कोई डाउट है बेटा? मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं। वापस आ जाती हूँ, यहां पे आ जाती हूँ। अगला हमारा क्या है, प्लास्टिड है, लवक है। अच्छा, सारे सेल ऑर्गेनल्स हमें क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, सेल ऑर्गेनल का ही डिफरेंस है। प्लास्टिड अगर आप देखेंगे तो हम लोगों में प्लास्टिड नहीं मिलेगा। प्लास्टिड आपको कहां देखने को मिलेगा, प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, प्लांट एंड एनिमल सेल में। अच्छा, डिफरेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, इसी चैप्टर में आगे आपको प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस बताया जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, बाहर वाली, डीएनए टेस्ट कैसे होता है, फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सुने हैं? जेनेटिक्स में आपको बता दूंगी, है ना। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक चैप्टर होगा जिसमें फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए वगैरह के बारे में, डीएनए टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में बताया जाएगा। आपके कोई भी एक सेल है, चाहे हेयर फॉलिकल मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, या कोई भी बॉडी सेल्स लाइक नेल्स मिल जाए, कुछ भी, है ना, तो सभी सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। वहां से डीएनए टेस्ट, जो क्रोमोजोम होते हैं उनका पैटर्न मैच करना होता है। क्रोमोजोम का जो अरेंजमेंट होता है वो सभी में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, ये सभी में, सबके, चाहे वो सिबलिंग से ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, सभी के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं, जो क्रोमोसोम का पैटर्न होता है, अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सभी में अलग अलग होता है। क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, डीएनए एक जैसे होता है, क्रोमोसोम का जो पैटर्न है अरेंजमेंट का वो अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कहीं कोई क्राइम हुआ है, वहां से आपको कोई डीएनए मिला, कोई क्राइम, कहीं पे क्राइम हुआ है, तो जो क्राइम वाली जगह है जहां पे अपराध हुआ है, वहां से आपको क्या है, कोई एक सेल मिली है, उसका आपने क्या किया है, क्रोमोसोम पैटर्न देखा। उसका क्रोमोसोम पैटर्न आपको मान लीजिए इस तरह से दिख रहा है कि उसमें सभी जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से अरेंज है।
यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए क्रोमोसोम का जो पैटर्न है वो इस तरह से है। अब आपको उस क्राइम में जो जो लोग इन्वॉल्व थे उन सभी का डीएनए टेस्ट करना है। सेम इंडिविजुअल का डीएनए जो पैटर्न होता है वो सेम होता है सभी सेल का। तो ये जो पैटर्न है वो जिस इंडिविजुअल से मैच कर जाएगा वो क्या होगा, क्राइम में इन्वॉल्व होगा। इस तरह से मैच करते हैं, जेनेटिक्स में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम प्लास्टिड पे आ जाते हैं। प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये केवल और केवल कहां देखने को मिलेगा, पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगा, जंतु कोशिका में नहीं होता है। एक फैमिली का डीएनए नहीं बेटा, एक फैमिली का डीएनए सेम नहीं होता है। एक इंडिविजुअल की सभी सेल का डीएनए सेम होता है, लेकिन एक फैमिली के लोगों का डीएनए सेम नहीं होता है। क्योंकि आप एक फैमिली में भी देखते हैं ना, सभी के फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है नहीं। तो मेरी बहन मेरे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल लेगी। वैसे ऐसा होता है, मेरी जो छोटी बहन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी तरह दिखती है, ट्विंस जैसे लगते हैं हम दोनों, ट्विंस है नहीं। तो बहुत बार मतलब सिग्नेचर के थ्रू वो मेरे अकाउंट से बहुत बार पैसे निकाली है जब मैं घर नहीं होती हूँ तब। अच्छा पहले पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ पंकज यादव आपको आज दे दिया जाएगा, ठीक है। नो इन एनिमल सेल, गुड विशाल बाबू। हाँ, ये जो प्लास्टिड होता है वो क्या होता है बेटा, केवल और केवल हमको पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है, जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो हीकल नामक वैज्ञानिक ने 1866 में सबसे पहले प्लास्टिड के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्लांट की जो सेल है, पादप में जो कोशिका है, उसके अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो क्या कर रहा है, पौधों में पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, पौधों में जो पत्तियां हैं उनको कलर प्रदान कर रहा है, प्लस फोटोसिंथेसिस यानी कि पौधे जो अपना खाना बनाते हैं उसमें क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लास्टिड होते हैं बेटा, ये 3 तरह के होते हैं। पहला तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, पर्णहरिम, जो कि पौधों की पत्तियों में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, पौधे के जितने भी हरे भरे भाग होते हैं वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। मेरा मैसेज, सतीश आपका मैसेज क्या है बेटा, सतीश? डीएनए टेस्ट, मैं आपका प्रिंस शुक्ला, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ बेटा, डिस्कवरी पूछ लेता है समटाइम्स, और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की तो अक्सर पूछ लेता है, प्रोटोप्लास्ट वगैरह की। बेटा मैसेज सभी के आ रहे हैं, लेकिन मैं सारे मैसेज नहीं पढ़ सकते है ना, आप ये भी सोचिए, क्योंकि मुझे क्लास में कंटेंट भी देना है आपका। हमारे डीएनए में हमारे पेरेंट्स के कुछ जीन होते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या है, हमारे पेरेंट्स से हमारा जो जीन है वो डीएनए है वो मैच कराया जाता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट। जब लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं ये मेरा बच्चा नहीं है, तो वहां पे डीएनए टेस्ट कराया जाता है, वहां पे जीन की मैचिंग कराई जाती है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रोमोप्लास्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, रंजक वर्णक। चलिए अभी इसका मतलब बताते हैं आपको, आज का टॉपिक कवर कर लेने दीजिए थोड़ा सा, 3 आपको क्या है कंप्लीट करवाने हैं। लास्ट हमारा है ल्यूकोप्लास्ट, ये कैसा होता है बेटा, रंगहीन होता है। इन तीनों के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो पर्णहरिम, पर्णहरिम देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पौधों की पत्तियों में अक्सर पाया जाता है, जो कि पत्तियों को कैसा कलर देता है, हरा, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। दूसरा अगर आप देखेंगे क्रोमोप्लास्ट, रंजक वर्णक, मतलब पौधों में जो आपको कलरफुल चीजें दिखती हैं, जैसे फ्लावर है, या फिर आप देखेंगे जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें जो कलर आता है, जैसे टमाटर है उसका लाल रंग है, तो उसके लिए कोई ना कोई क्या है, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो कौन से क्लोरोप्लास्ट में आएगा, क्रोमोप्लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, रंजक वर्णक। पौधे में कुछ कुछ भाग होते हैं जो रंगहीन होते हैं, जैसे कि रूट्स हैं, स्टेम है, तो वो सभी किस में आ जाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट में आ जाएंगे। एक एक करके हम कवर करते हैं। सबसे पहले यहां पे अवर्णीय लवक की बात की गई है, अवर्णीय लवक की बात की गई है। ठीक है, यानी कि रंगहीन चीजें जो है उनकी बात की गई है, पीछे जो ल्यूकोप्लास्ट है उसकी बात की गई है। यहां पे आप मोनोक्रोमेटोफोर
ओ भाई रुक जा, ये क्या होता है? चलिए यहां पे आप बेटा ल्यूकोप्लास्ट और लिख लीजिए, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन, ठीक है, अवर्णीय लवक। ये हमें कहां कहां देखने को मिलेगा? पौधों के रंगहीन भाग, जैसे जड़ में पाया जाता है, जड़ का कोई भी कलर नहीं होता है तो वहां पे क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट होगा। तथा मंड, वसा और तेल का संग्रह करते हैं। ये क्या करते हैं? मंड यानी कि स्टार्च, वसा फैट और तेल मतलब क्या है? ऑयल का संग्रह यानी कि स्टोरेज करता है। अगला अगर आप देखेंगे तो वर्णीय लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, ऐसा वर्णक, ऐसा लवक जो क्या करता है? पौधों में कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि फ्रूट्स, फ्रूट्स आपके कलरफुल होते हैं, जैसे कि आम है, ठीक है, आम क्या होता है? पहले हरा होता है, पकने के बाद कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपके फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इन सारी चीजों में कलर प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से बेटा? वर्णीय लवक की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रंगीन भाग जैसे कि पुष्प और फल यानी कि फ्रूट्स और फ्लावर। और लास्ट में आपका आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहां पे देखने को मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। चलिए क्लोरोप्लास्ट आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ये बेटा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यहां पे दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? पर्णहरिम, पर्णहरिम। पौधों की पत्तियों में देखने को मिलेगा। पिगमेंट से क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का, कुछ इस तरह से होता है। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, गुड, हाँ, क्योंकि ये क्या बनाता है? प्लांट्स में फूड सिंथेसिस करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है। चलिए देखेंगे इसमें भी बेटा क्या है? ये डबल लेयर्ड है, एक आउटर लेयर है और दूसरी क्या है? आपकी इनर लेयर है। इसमें कुछ ऐसे जो आप कॉइन्स देखते हैं, सिक्का, ठीक है, सिक्के की तरह कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? थैलेकोइड बोलते हैं। अगर आप एक सिक्के की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थैलेकोइड हो जाएगा। और इनका अगर आप पूरी का पूरा ऐसे इनको इकट्ठा कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। ग्रेना में क्या होता है? जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। हाँ चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है जिसमें कुछ पिगमेंट बताए हैं। बेसिकली आपको क्या है? प्लांट पिगमेंट एक अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसमें बहुत सारे पिगमेंट्स आपको दिए जाएंगे। एनटीपीसी के पीवाईक्यू आपको एक बार प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप कुछ पिगमेंट मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा प्लांट पिगमेंट एक इंडिविजुअल चैप्टर है जिसमें आप बहुत सारे पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स में देखते हैं बेटा, टमाटर का जो लाल रंग होता है, यहां से पीवाईक्यू बना है, ये पीवाईक्यू है, आप देखिए जाके, ठीक है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन एक पिगमेंट होता है जो क्या करता है? टमाटर में लाल रंग प्रोड्यूस करता है। अगला अगर आप देखेंगे तो मिर्च व गाजर का रंग, मिर्च कैसा होता है? हरे रंग का होता है और गाजर लाल रंग का, ठीक है। तो इनमें कैरोटीन नामक एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कलर का प्रोडक्शन होता है। आगे अगर आप देखेंगे तो चुकंदर, चुकंदर का जो रंग है वो किसकी वजह से होता है बेटा? बीटानिन नामक पिगमेंट। ये पिगमेंट्स आपको याद रखने हैं, ये पीवाईक्यू है सभी के सभी। बैगन का रंग, ठीक है, बैगन का रंग किसकी वजह से होता है? जैंथोसाइनिन नामक पिगमेंट यानी कि वर्डक की वजह से। पिगमेंट बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी, जो क्या करते हैं? कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? कलर प्रोड्यूस करते हैं। चरणजीत आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, ठीक है, वहां से आपको क्या है? अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अगला आपका सेल ऑर्गेनेल क्या है? लाइसोसोम है, ठीक है। इसको हम लयन काय भी बोलते हैं, लेकिन आप एग्जाम्स में देखेंगे कि आपको लाइसोसोम हिंदी में ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा, एज इट इज। लिख देते हैं एक बार, लयन काय। यहां पे देखेंगे इसकी जो डिस्कवरी है, खोज है, वो डी डूब ने की थी
1955 में, ठीक है। इन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो क्या कर रहा है, खाने को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, खाने को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक सेंटेंस छूट गया है, वो ये है, उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। यहां लिख दूं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं। इन्होंने क्या बताया कि कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो खाने को पचाने वाले एंजाइम बना रहा है। भोजन को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं बेटा, हाइड्रोलेजेज होते हैं, अमाइलेज होते हैं, लाइपेज होते हैं, लाइपेज, ठीक है, काइजेजेस होते हैं। ये सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनल्स क्या होता है, लगातार डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा होता है। अब सोचिए अगर आपने खाना नहीं खाया तो ये क्या पचाएगा, ये जो कोशिकांग है ये क्या कर रहा होता है, लगातार खाना पचाने वाले एंजाइम बना रहा होता है। अब आप सपोज करिए कि अगर आप भूखमरी की अवस्था में हैं, आपने खाना नहीं खाया, तो ये क्या करता है, जिस कोशिका के अंदर होता है उस कोशिका का ही डाइजेशन करने लगता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। चलिए ठीक है। नहीं बेटा, लाइसोसोम दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही, ठीक है। सेंट्रोजोम आपको केवल एनिमल सेल में मिलेगा, जो प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। और प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो आपको प्लांट में मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा। बाकी सारे के सारे कोशिकांग जो है वो दोनों सेल में मिलेंगे, दोनों तरह की कोशिकाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे वो पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो। मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाइजेशन में एक्सप्लेन करेंगे, अभी क्लास का समय भी हो रहा है, या फिर कल एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। भुखमरी की परिस्थिति में लाइवोसोम क्या करता है, स्वयं की कोशिका का विखंडन करने लगता है, क्योंकि इसमें लगातार क्या हो रहा होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, पाचक एंजाइम बन रहे होते हैं। अगर कोशिका को फूड पार्टिकल मिलता है तो वो उसे डाइजेस्ट करता है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो अपनी कोशिका का ही क्या करने लगते हैं, विखंडन करने लगते हैं। गोल्जी बॉडी, अगले और एक एक करके आपको सारे ऑर्गेनल क्या है एक्सप्लेन किए जाएंगे। अभी हमने 3 कोशिकांग पढ़े हैं, आगे कल हम गोल्जी बॉडी वगैरह और एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। और आपको डीपीपी और जो भी पीडीएफ वगैरह है वो सभी आज दे दिया जाएगा, उसके लिए बात कर ली जाएगी। हाँ, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिएगा।